हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल श्री राम आईएएस। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है द क्लाइमेटिक रीजन एंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी भी तरह का क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड में तो वहां क्यों है और क्या रीजन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि अगर आपसे कोई एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन वगैरह आता है कि भाई ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। कोई आपसे पूछता है मेडिटेरेनियन क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आपसे लॉरेंशियल टाइप पूछता है, अगर आपसे तुंद्रा पूछता है, आपसे टाइगा पूछता है, आपसे पोलर एरियाज के फीचर्स पूछता है, या कोई पूछता है कि भाई क्या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट सिर्फ ब्रिटेन में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, आप बता पाएंगे कि नहीं और जगह भी है। स्टेप्स क्या होते हैं, प्रेरीज क्या होते हैं, ग्रासलैंड वगैरह क्या होते हैं और ग्रासलैंड और डेजर्ट में डिफरेंस क्या होता है। इस लेक्चर के थ्रू हम आज ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यू चैनल है और हम लोग आपको अभी मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर के साथ, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्लाइड से देखते हैं। देखिए क्लाइमेट जो रहता है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक द प्रेशर सिस्टम, विंड, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, और ये सारे जो एलिमेंट्स रहते हैं ये उससे डिसाइड करते हैं कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल टाइप। और वेजिटेशन और सॉइल टाइप क्या डिसाइड करती है? उस जगह की ह्यूमन एक्टिविटी की। भाई अगर आपसे कोई पूछेगा कि रशिया में मेनली लोग क्या करते हैं तो आप इजीली आंसर करेंगे भाई रेंचिंग का काम करते हैं। रेंचिंग मतलब कुछ जानवर वगैरह पालते हैं और उनको बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है कि भाई वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती नहीं है, तो एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग, तो ह्यूमन एक्टिविटी उनकी वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेजिटेशन और सॉइल टाइप ये चीज डिसाइड कर देता है। आगे चलते हैं। देखिए वैसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री से पास होते हैं, बट फॉर माई कन्वीनियंस मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में अर्थ को डिवाइड करा है। और ये कोई रिवीजन लेक्चर, ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर टाइप का है जो आपको पूरी चीजें रिवाइज कराने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेसिक्स पूरे आते होंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी में कि 0 to 30 डिग्री हम क्या बोलते हैं भाई, दिस इज ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, 30 to 60 को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट एरियाज, एंड 60 to 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एरियाज। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया है और यहाँ पर हम एक बार फेरल सेल को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए विंड का मूवमेंट कहां से होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए 0 डिग्रीज पर क्या होता है, सन रेज डायरेक्ट फॉल करती हैं, तो यहां पर से क्या होता है, विंड राइज करती हैं, और 30 डिग्रीज पर जाके क्या होती हैं, सिंक करती हैं। राइट, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। फिर यहां पर से भी विंड राइज करती हैं, ऐसा आकर यहां पर सिंक करती हैं। अभी जहां पर विंड सिंक करती हैं, जहां पर विंड सिंक करती हैं तो वो क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि विंड सिंक कर रही हैं। अगर विंड सिंक करेंगी तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पर रेनफॉल भी नहीं होगी। सो हाई प्रेशर एरियाज आर एसोसिएटेड विद नो रेन्स या फिर लो रेन्स। ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है, कोल्ड एरिया, सिंकिंग विंड, एंड हाई प्रेशर एरिया ड्राई। क्यों? क्योंकि वहां पर रेनफॉल नहीं होती है। और लो प्रेशर एरिया देखिए, अब यहाँ पर लो प्रेशर में क्या हो रहा है भाई, विंड क्या होती है, राइज करती है। अगर विंड राइज करेगी तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगी। तो यहाँ पर वेजिटेशन काफी बढ़िया मिलता है। आगे चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं फेरल सेल में, उसने क्या बताया था भाई, 30 डिग्री 0 डिग्री पर क्या रहता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 0 डिग्रीज पर क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 30 डिग्रीज पर क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर 60 डिग्रीज पर क्या आ जाता है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, एंड देन अगेन पोलार हाई। तो देखिए लो हाई ऐसा एक क्या अल्टरनेट चलता रहता है, सिमिलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर को मैं क्या बोलूंगा, इट इज मिरर अपोजिट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर इज मिरर अपोजिट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। तो हम केवल नदर्न हेमिस्फीयर के बारे में स्टडी कर लेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। 30 डिग्री हमने क्या देखा, क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। 60 डिग्री क्या है, लो प्रेशर। 90 डिग्री क्या है, हाई प्रेशर। यहाँ पर ये 90 डिग्रीज है ना, ये क्या है, लो प्रेशर। देखिए आप लोगों ने फेरल सेल में पढ़ा होगा कि विंड हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, टुवर्ड्स द
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ डिफ्लेक्ट करती है विंड? ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड कहाँ डिफ्लेक्ट करती है? टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट, ठीक है, इन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, है ना। दोनों जगह ऐसा चलता है। देखिए विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मेरा हाई प्रेशर का है 30 डिग्री, 30 डिग्री से विंड मूव करेगी 0 डिग्री की ओर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। 30 डिग्री से विंड चली तो विंड कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स द राइट। अभी राइट कैसा? टुवर्ड्स द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, टुवर्ड्स द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है? नीचे आ रही है तो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट इधर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करी, टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करी, टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करी। अभी 30 डिग्री से 60 डिग्री पर भी जाएगी, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पर क्या है? लो प्रेशर। 30 डिग्री पर तो हाई प्रेशर है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो। अब फिर मूव करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट। अभी राइट कैसा भाई? अभी विंड ऊपर को जा रही है तो उसका राइट इधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। फिर ऊपर फिर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से फिर नीचे आएगी टुवर्ड्स द राइट। ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, फिर नीचे भी क्या है? हाई प्रेशर है। यहां पर क्या है? विंड कहाँ डिफ्लेक्ट करती है? टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इन द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं। तो ये हमने क्या समझा? मेनली फेरल सेल। फेरल सेल को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी, फेरल सेल क्या बता रहा है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड्स को देखते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको रिकॉल के लिए एक बार दे दिया है, आप लोग इजीली देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे ईस्टर्ली वेस्टर्ली ये नाम कैसे देते हैं विंड्स का? ईस्टर्ली क्यों दिया, वेस्टर्ली क्यों दिया? देखिए कोई भी विंड का नाम, कोई भी विंड का नाम कैसे देते हैं? फ्रॉम वेयर द विंड हैज ओरिजिनेटेड, जहां से उसका ओरिजिन होगा वहां से उसका नाम देंगे। हमने देखा था भाई यहाँ से विंड को क्या बोलते हैं हम? ये विंड को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? कि भाई अब डायरेक्शन देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। विंड कैसे आ रही है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो विंड का नाम कैसे देते हैं? जहां से वो ओरिजिनेट होती है। इसका नाम वेस्टर्लीज क्यों देंगे? कि भाई ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो विंड कैसे जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसको फिर बोलते हैं ईस्टर्लीज, क्यों? क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट। समझ में आ रहा है? इसको रब कर देता हूं। अभी हमने ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज को समझ लिया। कोई भी विंड हो, जरूरी नहीं है ईस्टर्लीज वेस्टर्ली, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। अगर आपसे कोई पूछता लैंड ब्रीज क्या है, वो जहां से आ रही है वहां से उसका नाम है। लैंड से सी की तरफ आ रही है तो बोलेंगे लैंड ब्रीज, अगर सी से लैंड की तरफ आ रही है तो बोलेंगे सी ब्रीज। तो यहाँ पर मैंने एक बार रिवाइज के लिए आपको दिया है, आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द कोल्ड विंड, सिंकिंग विंड रहती है यहाँ पर। और हाई प्रेशर एरिया क्या होते हैं? ड्राई एरियाज होते हैं। लो प्रेशर में क्या होता है? विंड राइज करती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन वी हैव लॉट ऑफ रेन। तो राइजिंग विंड एंड लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द रेनफॉल। प्रेशर बेल्ट हमने देखा अल्टरनेट चलते हैं, लो हाई, ठीक है, लो हाई चलते हैं। अब इसमें जो नया कंसेप्ट है वो क्या है? मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेनेवर द विंड्स आर ऑन शोर दे ब्रिंग्स रेन। मैंने क्या लिखा हुआ है? व्हेनेवर द एक सेकंड, व्हेनेवर द विंड्स आर ऑन शोर दे ब्रिंग्स रेन। देखिए कैसे, एक बार हम व्हाइट स्क्रीन में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक लैंड मास है, सपोज कर लीजिए ये क्या है? एक लैंड मास है, ये लैंड मास है, और इसके दोनों तरफ क्या है? ओशन या फिर वाटर बॉडी है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है इसके? ओशन। मैंने वहां पर लिखा है व्हेनेवर द विंड्स आर ऑन शोर, व्हेनेवर द विंड्स आर ऑन शोर दे ब्रिंग्स रेन। इसका क्या मतलब है? कि भाई अगर विंड मान लीजिए ओशन पे से ट्रेवल करके आने वाली है, तो ओशन पे क्या रहता है? मेनली मॉइस्चर, राइट। तो वो विंड क्या करेंगे? अपने साथ मॉइस्चर को क्या करके ले आएंगी? कैरी करके ले आएंगी। और यहाँ पर लैंड का जो ये वाला पार्ट होगा, इधर वाला, यहाँ पर क्या होगी? हैवी रेनफॉल होगी। लेकिन जब ये रेन यहाँ पर रेनफॉल कर चुकी होंगी इस पोर्शन में, फिर यहाँ पर ये विंड क्या दिख रही है आपको? भाई यहाँ पर ऑफ शोर विंड्स दिख रही है। ये कैसी हो गई आपके लिए विंड्स? ऑफ शोर। यहाँ से विंड आई, उन्होंने लैंडमास के एक पार्ट पर यहाँ पर क्या करी? रेनफॉल करी इस पोर्शन में, है ना। फिर रेनफॉल कम होती जाएगी और फिर यहाँ पर विंड क्या है? ऑफ शोर। तो विंड अगर ऑफ शोर होंगी तो ऑफ शोर विंड कैसी है? ड्राई विंड्स हैं। तो ऑफ शोर ब्रिंग क्या लाएंगी? ड्राई कंडीशन। क्या लाएंगी? ड्राई कंडीशन। समझ में आया हम लोगों ने क्या समझा? व्हेनेवर द winds are onshore they brings rain, and whenever the winds are offshore they bring dry condition and associated with the desert. आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं, मैंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट ड्रॉ किया है। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार मैं आपको इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ मैंने कैसे एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट को ड्रॉ किया हुआ है।
देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट लिया है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, और मेरा जो कॉन्टिनेंट है, अगर मैं अर्थ को सिर्फ एक कॉन्टिनेंट मान लूँ, सपोज कर लीजिए ऑल अदर फैक्टर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, और ये है मेरा 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। ठीक है, अभी मैंने ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। आप बोलोगे कि सर आपने नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा एक्चुअली भी नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास है कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और इसके दोनों साइड क्या है, ओशियन है, मीन्स वाटर बॉडी। दोनों साइड क्या है, ओशियन है, मीन्स वाटर बॉडी। अभी मैंने जो लैंड मास है मेरा, ये एक हाइपोथेटिकल लैंड मास है, सपोज करो सिर्फ लैंड मास है। अभी कॉन्टिनेंट तो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे अगर अफ्रीका ही हुआ, सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एक अफ्रीका का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अफ्रीका ही हुआ, तो मैंने इसको एज अ हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट रेक्टेंगल फॉर्म में ले लिया। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ वर्टिकल में। ये हो गया मेरा सेंट्रल पार्ट, है ना, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, ईस्ट पार्ट, और ये मेरा कौन सा हो गया, वेस्ट पार्ट। कर सकता हूँ मैं मेरे कॉन्टिनेंट को डिवाइड, तो मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने मेरे कॉन्टिनेंट को काय में डिवाइड कर लिया, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट पार्ट में। अभी मेरे को पता है मेरी पूरी अर्थ है वो कितने डिग्रीज में डिवाइड होती है, नॉर्थ एंड साउथ 90-90। भाई पहले मैंने लाइन ले ली 10 डिग्रीज की, यहाँ पर मैंने ले लिया 10 डिग्रीज की एक लाइन ले ली, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 20 डिग्रीज, फिर मैंने ले लिया 30 डिग्रीज, फिर मैंने थोड़ा 30 डिग्रीज के बाद थोड़ा मैंने 15 डिग्रीज का मार्जिन लेने लग गया, तो ये हो गया 45 डिग्री, फिर मैंने ले लिया 60 डिग्रीज, है ना, फिर ऐसा 70, 80 और 90। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे लैंडमार्क्स को कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया। अभी हमने देखा कि जो भी नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जो भी नदर्न हेमिस्फीयर में उसका होता है, उसका ऑपोजिट बिल्कुल वैसा का वैसा कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की स्टडी कर लेंगे तो हमको सदर्न हेमिस्फीयर इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जो मैंने प्रॉपर स्लाइड में बनाया हुआ है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा नदर्न हेमिस्फीयर का मैंने डायग्राम बनाया है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेस्ट पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड द ईस्ट पार्ट। अभी इन पे ध्यान मत दीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर इज द मिरर अपोजिट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। जहां यहाँ पर अगर 0 to 10 डिग्री में कुछ ऐसा क्लाइमेट है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 to 10 डिग्री में उसी टाइप का क्लाइमेट वगैरह होगा। तो देखते हैं, देखिए 0 to 10 डिग्री, 0 to 10 डिग्री क्या है, इक्वेटोरियल रीजन। हम लोगों ने डायग्राम में भी समझा था 0 to 10 डिग्रीज क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन, नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पे मेनली क्या है, वाटर बॉडीज है। अगर आप अपने मैप में भी देखेंगे ज्यादा लैंड मास नहीं है, मेनली क्या है, ओशियन है। वहाँ पर सनरेज डायरेक्ट फॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पर बनेगा, 0 to 10 डिग्री में। अब आप बोलोगे सर इसमें ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट का क्या कंसेप्ट है, तो बेटा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इक्वेटोरियल रीजन इट्स ऑल वार्म, लो प्रेशर, विंड्स आर राइजिंग एवरीवेयर, हैवी रेनफॉल। अभी हैवी रेनफॉल होगी तो यहाँ पर वुड्स किस टाइप की होंगी, मतलब ट्रीज में किस तरीके की वुड होती होगी। देखिए प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कि भाई डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी की होती क्लाइमेट की, तो आप इजीली कंक्लूड कर देते कि भाई डेजर्ट में क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, पानी बिल्कुल पौधों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कम होती है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, वाटर को स्टोरेज करना पड़ता है। अभी वाटर को स्टोरेज कैसे करते हैं, अपनी बॉडी में, अपने स्टेम में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वो लोग मेनली क्या होते हैं, पल्पी होते हैं, पल्पी। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन में तो क्या हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रही है। तो क्या ट्रीज को वाटर स्टोर करने की जरूरत है, उल्टा उनको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचने की जरूरत है। भाई ट्रीज हैं, अगर वो वाटर स्टोर क्यों करेंगे, क्योंकि उनके तो चारों तरफ पानी ही पानी है, उल्टा उनको पानी से बचना है। तो यहाँ पर मेनली कैसे होते हैं, हार्डवुड ट्रीज। अभी हार्डवुड ट्रीज होते हैं तो मेनली वो किस काम में आते हैं, शिप बिल्डिंग। काय में काम आते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के काम में आते हैं। तो अगर आपको पता होगा इंडोनेशिया, मलेशिया, द पार्ट्स ऑफ ब्रुनेई, ठीक है, यहाँ पर क्या होते थे, कॉलोनाइजेशन जब हुआ था, तो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन क्यों किया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स हार्डवुड रिसोर्सेज। और वो लोग किस काम में लेते थे वुड को, शिप बिल्डिंग वगैरह के काम में लेते थे। अब आगे चलते हैं, है ना, मैंने इसको मिटा दिया, तो ये इक्वेटोरियल रीजन के लिए लिख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट रीजन देखते हैं हम, दैट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, बॉक्स है, ये बॉक्स को जब जरूरत होगी तब मैं बता दूंगा। अब हम देखते हैं
ट्रॉपिकल मॉनसून दैट इज बिटवीन 10 to 30 डिग्री। 10 to 30 डिग्री वाला हम एरिया देखते हैं। कौन सा पार्ट देखेंगे हम? सबसे पहले देखते हैं ईस्ट पार्ट। भाई हमने देखा था अर्थ का, जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तो हमको क्या पता है भाई 30 डिग्री तक क्या आती हैं विंड्स, कैसी रहती हैं? ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज विंड चलती हैं। अभी यहाँ पर तो क्या है? ओशियन है। यहाँ पर तो क्या है? ओशियन है। इस तरफ भी ओशियन है ना, ये हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर विंड्स कैसी हैं? ऑन शोर। यहाँ पर विंड्स कैसी हैं? ऑन शोर। अगर ऑन शोर विंड्स है तो वो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? रेन। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? मॉनसून। और ट्रॉपिकल क्यों जोड़ दिया? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में तो 0 to 30 डिग्री किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर अफ्रीका है, अफ्रीका के अगर मैं ईस्ट पार्ट की बात करूंगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट की बात करूंगा जो कि नॉर्थ में या साउथ में 0 to 10 डिग्रीज पर है, तो वहां पे क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर देखते हैं डेजर्ट। अभी देखिए हमने देखा भाई 0 डिग्रीज पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? हैवी रेनफॉल हो रही है ना। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर एसोसिएटेड विद द क्लाउड फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद द रेनफॉल। 30 डिग्रीज पर हमने क्या देखा था? 30 डिग्रीज पर क्या था? हाई प्रेशर पे क्या होता है? विंड्स आर सिंकिंग विंड्स ब्रिंग ड्राई कंडीशन, है ना। तो ड्राई कंडीशन रहेंगी तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? डेजर्ट। तो देखिए 0 डिग्रीज पर हैवी रेनफॉल और 20 to 30 मतलब 0 to 10 डिग्रीज में हैवी रेनफॉल हो रही है और 20 to 30 डिग्रीज में क्या है? ड्राई कंडीशन है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? मतलब ये वाले पोर्शन में क्या होगा? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन, राइट। कि ना यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन होगा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सवाना। सवाना मीन्स होता है, बेसिकली मीन्स होता है, एक सेकंड रुकिए मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। सवाना बेसिकली मीन्स होता है ग्रासलैंड्स। क्या होता है? ग्रासलैंड्स। लेकिन हम इसको सवाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि अफ्रीका में सवाना का जो एरिया है वो इतने वेल डेवलप्ड है और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? ग्रासलैंड का। और खास करके क्या ये कैसे ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने बोला भाई मॉनसूनल विंड्स आ रही थी, ऑनशोर विंड्स थी, तो फिर यहाँ पे बारिश क्यों नहीं लाई? क्योंकि बेटा देखो ईस्ट पार्ट में उन्होंने यहाँ तक सारी बारिश अपनी खत्म कर दी। अब उसके बाद तो क्या है? विंड्स धीरे धीरे और यहाँ तक आते आते तो विंड्स कैसी हो गई? ऑफशोर हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर तो विंड्स में कोई मॉइस्चर बचा नहीं। तो जब तक विंड्स इस एरिया में आएंगी, ये वाले जो पोर्शन में आएंगी, तब तक उनके पास मॉइस्चर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर बनती है डेजर्ट। अभी हमने समझा यहाँ पर बहुत ज्यादा रेन हो रही थी, तो बीच का एरिया जो ट्रांजिशन जोन था कितने से कितने 10 to 20 डिग्री सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखते हैं टेम्परेट मॉनसून। देखिए हमने देखा था भाई ईस्टर्लीज कहां तक आती है? केवल 30 डिग्रीज तक। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा टेम्परेट मॉनसून। भाई क्योंकि समर में क्या होता है? समर में आप लोगों को पता होगा सन क्या करता है? अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। भाई सन क्या करता है? समर में अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है। भाई यहाँ पर ईस्टर्लीज आ रही थी, ये मेरा ये पोर्शन देखिए, आप यहाँ पर ईस्टर्लीज आ रही थी, समर में अपनी पोजीशन सन ने शिफ्ट करी तो ऊपर भी अब ईस्टर्लीज आने लग गई। तो यहाँ पर समर में क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाती है। तो यहाँ पर ईस्टर्लीज समर में आ जाती है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सन। यहाँ पर लिख दूं मैं बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सन इन समर सीजन। समर सीजन जब शिफ्ट करता है सन, उसके कारण यहाँ पर कैसा क्लाइमेट हो जाता है? 30 to 45 डिग्री में टेम्परेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाले पोर्शन को देखिए, कौन सा बोल रहा हूं मैं? 30 to 45 डिग्री, दैट इज इन द वेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट बोल रहा हूँ? वेस्ट पार्ट। अभी यहाँ पर विंड ऑनशोर है क्या समर सीजन में? अगर मैं समर सीजन की बात करता हूँ, तो ये जो मैंने वेस्ट पार्ट बनाया है 30 to 45 डिग्रीज में, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी यहाँ पर समर में विंड्स कैसी हैं? आप बोलेंगे भाई ऑफशोर विंड्स हैं। अभी विंड्स ऑफशोर हैं तो ऑफशोर विंड्स अपने साथ क्या लाती हैं? ड्राई कंडीशन लाती हैं। ऑफशोर विंड्स मतलब कोई रेनफॉल नहीं। देखिए मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ज्यादातर जगह रेनफॉल कब होती है? समर सीजन में होती है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में हैवी सनलाइट आती है, उसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन और उसके कारण रेनफॉल। लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या फीचर हमको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर तो क्या हो रहा है? विंड्स ऑफशोर है। विंड्स कैसी हैं? ऑफशोर विंड्स है। ऑफशोर विंड्स है तो अपने साथ क्या लाएंगे? ड्राई कंडीशन। तो यहाँ पर समर में कोई रेनफॉल होगी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में? नहीं होगी। क्या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू है? देखिए मेडिटेरेनियन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास कैसा है? 30 to 45 डिग्री के एरिया में है वो, और वेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में वेल डेवलप्ड होता है।
ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के साइड जो भी टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा उसको बोलेंगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन ऐसा का ऐसा वेस्टर्न पार्ट में अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में भी कॉन्टिनेंट होगा 30 to 45, तो वहां पर भी क्या बनेगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। जरूरी नहीं है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही फॉर्म होगा। समझ में आए कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या फीचर होता है। लेकिन अभी देखिए, लेकिन हमको ये भी पता है कि यहाँ पर क्या चलती हैं, वेस्टर्लीज चलती हैं 30 to 60 डिग्रीज के बीच में क्या चलती हैं, वेस्टर्लीज। तो जब विंटर होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रॉपर वेस्टर्लीज। विंटर होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रॉपर वेस्टर्लीज। अभी वेस्टर्लीज यहाँ पर कैसी है, वेस्टर्लीज यहाँ पर ये कैसी है, विंड्स ऑन शोर। विंटर में क्या होगा, यहाँ पर वेस्टर्लीज आ जाएगी। और वेस्टर्लीज कैसी है, ऑन शोर। अगर विंड्स ऑन शोर रहती हैं तो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, रेनफॉल। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का आपको समझ में आया कि यहाँ पर समर में क्या होता है, यहाँ पे ड्राई कंडीशन है ना, और विंटर में यहाँ पर क्या हो रहा है, रेनफॉल। यूजुअली क्या होता है, विंटर में ड्राई कंडीशन होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड और समर में रेनफॉल होती है। लेकिन मेडिटेरेनियन में जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होती है, विंटर में रेन होती है और समर में ड्राई कंडीशन रहती है। और यहाँ पर किस टाइप का फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे मेनली साइट्रस फ्रूट होते हैं दैट आर रिच इन विटामिन सी। यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो एक बार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, बिटवीन 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बनता है, ऑलवेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट रहता है। इसमें किस चीज़ का इफेक्ट रहता है, शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट का इफेक्ट होता है। समर में ड्राई कंडीशन एंड विंटर में रेनफॉल। इसको रब करता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विंटर में क्या है, विंटर में यहाँ पर है रेन, और समर में क्या है, यहाँ पे ड्राई। समर में क्या है, ड्राई कंडीशन। यहाँ पर क्या है, समर में क्या है, रेन है। लेकिन देखिए यहाँ पर समर में रेन है और यहाँ पर समर में ड्राई कंडीशन है। तो बीच वाला एरिया क्या बन जाएगा, या तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होना चाहिए, मगर यहाँ पर भी कोई हैवी रेनफॉल नहीं हो रही है, नॉर्मल रेनफॉल हो रही है। वो भी क्यों, क्योंकि सन जो है शिफ्ट कर गया है। तो बीच वाला जो जोन है, यहाँ पर ना यहाँ से कभी विंड आ पाएंगी, यहाँ ना तो यहाँ वाली ऑनशोर विंड्स आ पाएंगी, ना यहाँ वाली ऑनशोर विंड्स आ पाएंगी। तो बीच में क्या बन जाएगा, डेजर्ट। क्यों बन जाएगा डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल हो ही नहीं रही है। अभी देखिए ये कहाँ बन रहा है, मिड लैटिट्यूड में, बिटवीन 30 to 45 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आर नॉट कोल्ड डेजर्ट। लाइक लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, बट मिड लैटिट्यूड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट नहीं है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्यों बनी है, क्योंकि एक तो 30 to 45 डिग्री है और बिटवीन सेंट्रल पार्ट है। मीन्स यहाँ पर मेनली क्या आ रहा है, ये क्यों बन रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट मीन्स क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के बहुत ज़्यादा बीचों बीच है, ना यहाँ पे ईस्ट से विंड आ पा रही है ऑनशोर, ना वेस्ट से विंड आ पा रही है ऑनशोर। तो उसके कारण यहाँ पर क्या बन गई है, ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन के कारण यहाँ पे क्या बन गया है, डेजर्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मंगोलिया डेजर्ट। मंगोलिया कहाँ पर है, आपने देखा होगा चाइना के ऊपर, वो क्या है, मंगोलिया क्या है, डेजर्ट। फिर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सब सहारन डेजर्ट। क्या है, सब सहारन डेजर्ट। इसका एग्जाम्पल है कहाँ पर है, सब सहारन डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है इन अफ्रीका। ठीक है, और आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कहाँ पर हो सकती है, चिली में डेजर्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर में, वो भी मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है ना। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्या है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आर नॉट कोल्ड डेजर्ट, दे आर बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ कजाकिस्तान, द होल सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशिया रीजन कहाँ है, सेंट्रल पार्ट में है, पूरा लैंडलॉक्ड है, आपको पता है वहाँ पे सी के लिए कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट फॉर्म होती है, एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। आगे चलते हैं, अभी देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है ना 45 to 60 का, दिस पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज अ बिट ट्रिकी पोर्शन। द एरिया बिटवीन 45 to 60 डिग्री इज अ बिट ट्रिकी। तो फॉर द टाइम बीइंग लीव दिस एरिया। अभी हम इस एरिया को छोड़ते हैं, अभी ऊपर चलते हैं, बिटवीन 80 to 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है भाई, आप बोलोगे 80 to 90 डिग्री बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, तो परमाफ्रोस्ट मीन्स परमानेंटली फ्रोजन। देयर इज नो ड्राई सीजन, देयर इज नो समर सीजन, all cold, permanently frozen, so there is no difference between east, west and central part, right? तो इसको हम क्या बोलते हैं, permanently frozen को एरिया को क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था किसका, प्रीलिम्स का।
ठीक है। अब आते हैं 70 टू 80 डिग्री। 70 टू 80 डिग्री देखिए, 70 टू 80 डिग्री में भी कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई सेंट्रल पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी पोल्स के बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती होगी, ठंड पड़ती होगी। क्यों? क्योंकि ठंडा एरिया तो ड्राई रहता ही है। लेकिन यहाँ पर समर जब पड़ती है ना, तो समर में टेम्परेचर यूजुअली एक्सीड 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, बिटवीन 0 टू 10 डिग्रीज समर टेम्परेचर। विंटर में तो यहाँ पर भी बर्फ ही रहती है पूरे समय। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं तुंद्रा रीजन। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई ये 70 टू 80 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेवलप होता है। और यहाँ पर क्या होता है, समर टेम्परेचर कैन नॉट एक्सीड 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब समर में 0 डिग्री के ऊपर तो टेम्परेचर जाएगा, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन परमानेंट परमाफ्रॉस्ट जो है, यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाएगा। टेम्परेचर नेवर क्रॉसेस 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंटली फ्रोजन। यहाँ पर बर्फ पिघल सकती है समर में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 0 टू 10 डिग्री हो जाता है। अब आप बोलोगे सर मैंने बोला कि भाई तुंद्रा रीजन सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता, तो आप बोलोगे सर सदर्न में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि बेटा सदर्न हेमिस्फीयर में 70 टू 80 डिग्री के बीच में कोई लैंडमास है ही नहीं, तो वहां पर तुंद्रा क्लाइमेट होता ही नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होता है तुंद्रा? बिकॉज देयर इज नो लैंडमास बिटवीन 70 टू 80 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ज्यादा लैंडमास है। अब आगे चलते हैं, 60 टू 70 एरिया, यहाँ पर भी कोई वेस्ट, कोई सेंट्रल, कोई ईस्ट नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, समर टेम्परेचर तो 0 डिग्री से ऊपर रहता ही है, लेकिन यहाँ पे कोनीफेरस ट्रीज होते हैं। भाई देखिए ये वाले एरिया तो क्या इतने ज़्यादा ठंडे हैं कि यहाँ पर तो मिट्टी भी जम जाती है, तो ज़्यादा वेजिटेशन होता नहीं है, बर्फ ही बर्फ रहती है। आपको अगर पता होगा एंटार्क्टिक वगैरह में कैसा होता है, तो भाई वहाँ पर इवन आपको पता हो तो 2-2 किलोमीटर तक जो मिट्टी रहती है ना, वो भी बर्फ से जमी हुई रहती है, तो वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाले 60 टू 70 में यहाँ पर वेजिटेशन होता है। और यहाँ पर मेनली कैसे ट्रीज होते हैं, कोनीफेरस। कोनीफेरस मतलब क्या, कैसे ट्रीज होते हैं भाई, वो ऐसे कोन शेप में होते हैं। ये ट्री है तो कैसा होगा, वो कोन शेप में होगा। क्यों होगा भाई, उस पर अगर बहुत ज़्यादा आइस गिरेगी तो आइस क्या है, पत्तियों पे जम नहीं पाएगी और नीचे गिर जाएगी। तो टाइगा फॉरेस्ट कैसे होते हैं, कोनीफेरस ट्रीज होते हैं। कोनीफेरस ट्रीज किसके काम में आते हैं, पेपर इंडस्ट्री के काम में आते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग पेपर वगैरह कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया जो है, अगर आपने देखा होगा तो वो 60 टू 70 डिग्री के बीच में उसका जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड लैंड मास है रशिया का। तो वहाँ पर कैसे होते हैं, कोनीफेरस ट्रीज, वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में काम आते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम देखते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम ये वाले सेंटर पार्ट में आ गए हमारे, बिटवीन 45 टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर कैसी विंड होगी, यहाँ पर तो सन शिफ्टिंग का कोई ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड होंगी। ठीक है, यहाँ पर कैसी विंड होंगी, वेस्टर्लीज विंड होंगी वेस्टर्लीज विंड। अभी यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड है। वेस्टर्लीज विंड क्या है, थ्रू आउट द ईयर वेस्टर्लीज है। क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्रू आउट द ईयर क्या है यहाँ पर, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर है वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज कैसी है, यहाँ पर ऑन शोर है। अगर ऑन शोर विंड रहती तो हमने क्या देखा, वो अपने साथ क्या लेकर आती है, रेनफॉल। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या फीचर है कि भाई यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड थ्रू आउट द ईयर ऑन शोर रहती है, तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, रेन होती है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या फीचर है भाई, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, मतलब पूरा साल ही यहाँ पर पानी गिरता है। वो क्लाइमेट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, अचानक से कभी भी रेनफॉल हो जाती है। अगर आपने सुना होगा भाई वहाँ पे कार वगैरह के गेट में क्या है, छाते लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, कि भाई थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है ब्रिटेन में। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये कहाँ पाया जाता है, दिख रहा है वेस्टर्न पार्ट में, बिटवीन 40 टू 60 डिग्री है ना। अब ये देखिए 40 टू 60 डिग्री एरिया तो क्या होना चाहिए, कोल्ड एरिया होना चाहिए। मगर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने ओशियन करंट्स पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर कैसी रहती है, वार्म करंट। यहाँ पर कैसी है, वार्म करंट। तो ये जो वार्म करंट है ना ओशियन की, ये क्या करती है, ब्रिटिश क्लाइमेट को जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं होने देती है। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट एज कोल्ड एज इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, वेरी अनरिलायबल एंड रैपिडली चेंजिंग वेदर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, परमानेंट वेस्टर्लीज। इसको मिटा देता हूं मैं। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम हमारा। फिर जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो है लॉरेंशियन। अभी ये बीच वाले को भूल जाइए, फिर वाला जो पार्ट देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर आ रही थी,
भाई अगर यहाँ पर बीच में कहीं पे माउंटेन होता तो शायद वो इस विंड को रोक देती, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई माउंटेन नहीं है, तो विंड क्या करती है, वेस्टर्ली सीधा क्रॉस कर जाती है सेंटर एरिया को भी, और यहाँ पर भी आ जाती है। और यहाँ पर कैसी चलती है, कोल्ड करंट। अब ये जो कोल्ड करंट है ना, तो ये इन विंड को क्या करती है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती, तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, रेन। यहाँ पर भी क्या हो जाती है, रेन। तो 45 टू 60 डिग्री का जो एरिया है, 45 टू 60 डिग्री का जो एरिया है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पर भी क्या होती है, रेन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर भी क्या होती है, रेन थ्रू आउट द ईयर। फिर आप बोलेंगे सर ब्रिटिश क्लाइमेट और लॉरेंशियन में फिर अंतर क्या बचा, जो दोनों को अलग अलग। देखिए ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है बिकॉज ऑफ वार्म करंट, बिकॉज ऑफ वार्म करंट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट के कारण लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर भी हो रही है रेन थ्रू आउट द ईयर, इस एरिया में भी रेन थ्रू आउट द ईयर, इस एरिया में भी रेन थ्रू आउट द ईयर। तो बीच वाला एरिया क्या हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन, मीन्स ग्रासलैंड। अभी ग्रासलैंड कैसा, टेम्परेट एरिया में बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या बोलेंगे, टेम्परेट एरिया में बन रहा है तो क्या बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड आप लोगों को समझ में आ गया क्या है। एक सेकंड रुकिएगा, पेन सिलेक्ट करता हूँ। हाँ जी, तो टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, आप लोगों ने देखा भाई ब्रिटिश और लॉरेंशियन के बीच में है, तो जिसके कारण यहाँ पर ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड, ना बहुत ज़्यादा रेन ना बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर फॉर्म होते हैं, बिटवीन 45 टू 60 डिग्री। अभी देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, इनका एक फीचर होता है, ग्रासलैंड मतलब क्या है भाई, ग्रासेस है यहाँ पे, मतलब कोई हार्डवुड और लॉन्ग ट्रीज है नहीं, मतलब एकदम सपाट और प्लेन एरिया है, हज़ारों किलोमीटर का प्लेन एरिया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉप ले सकते हैं आप, ओनली सिंगल क्रॉप इन अ ईयर। सिंगल क्रॉप क्यों ले सकते हैं, क्योंकि भाई आप इसका वो देखिए लेटीट्यूड 45 टू 60 डिग्री, बाकी तो फिर यहाँ पे ठंड भी जबरदस्त पड़ती होगी। लेकिन आप समर सीजन में यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छे क्रॉप के लिए रहता है, क्योंकि पेड़ वगैरह है नहीं, आपको कोई कटाई पटाई की जरूरत नहीं है, खाली बीज लगाओ और उगाओ। अभी जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, दुनिया में अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, नॉट फुल्ली एरिड, इट्स सेमी एरिड, क्योंकि ग्रासलैंड फॉर्म कर रहा है। इसको स्टेप्स बोलते हैं कहाँ पर, रशिया में। प्रेरीज बोलते हैं यूएसए एंड कनाडा में। पेम्पास बोलते हैं अर्जेंटीना में। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड एंड हाई फेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। इसको लिखते वेल्ड्स हैं बट प्रोनाउंस एज फेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स हमने इसको समझने की कोशिश करी, तो एक बार आप बोलें तो अपन इसको रिवाइज करते हैं, 5 मिनट लगेंगे, तो ठीक है इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले हमने देखा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ रहता है, 0 टू 10 डिग्री, रेन थ्रू आउट द ईयर, हार्डवुड वगैरह मिलती है यहाँ पे। फिर हमने देखा ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून मतलब कहाँ, 10 टू 30 डिग्री, क्योंकि ईस्टर्लीज यहाँ पे ऑन शोर है, अपने साथ रेनफॉल लेकर आती हैं, तो हमने देखा ट्रॉपिकल मानसून। फिर हमने देखा कि भाई 20 टू 30 डिग्री पर क्या है भाई, हाई प्रेशर सिस्टम है। हाई प्रेशर सिस्टम है, हाई प्रेशर में क्या होता है, ड्राई कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेजर्ट। लेकिन 10 टू 20 डिग्री क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाना। सवाना मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर देखेंगे टेम्परेट मानसून, यहाँ पर भी विंड्स ईस्टर्लीज ऑनशोर हो जाएंगी, क्यों, बिकॉज ऑफ सन अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन। फिर नेक्स्ट देखा हमने मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके क्या फीचर देखे, समर में यहाँ पर क्या होती है, ड्राई कंडीशन, विंटर में होती है रेनफॉल, सिट्रस फ्रूट्स वेल डेवलप्ड है कहाँ पर, अलोंग द मेडिटेरेनियन सी। फिर आगे चलते हैं, फिर दोनों के बीच में देखा, यहाँ पर समर में चूंकि ड्राई कंडीशन थी, यहाँ पर समर में लाइट रेनफॉल थी, तो बीच में क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन जोन लाइक अ डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। और फिर हमने समझा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आर नॉट कोल्ड डेजर्ट। इसके एग्जाम्पल देखे, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रीजन, मंगोलिया, गोबी डेजर्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर हमने बोला बिटवीन 45 टू 60 डिग्री एरिया जो है वो थोड़ा ट्रिकी था, तो हम ऊपर चले गए थे 80 टू 90 डिग्रीज में। वहाँ पर हमने बोला भाई कोई ईस्ट वेस्ट सेंट्रल नहीं लाइक इक्वेटर, क्यों, क्योंकि भाई ऑल कोल्ड, परमाफ्रोस्ट, परमानेंटली फ्रोजन, टेम्परेचर नेवर क्रॉस और नेवर गोज अबव 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके नीचे है तुंद्रा रीजन बिटवीन 70 टू 80, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लैंडमास है ही नहीं। तुंद्रा रीजन में क्या होता है, वेरी शॉर्ट समर सीजन,
टेम्परेचर नेवर एक्सीड 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर समर में 0 to 10 तक हो सकता है मगर 10 को क्रॉस नहीं करेगा। फिर हमने देखा कि ये जो दो पोर्शन है यहाँ पर वेजिटेशन नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, क्यों वेल डेवलप्ड नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है, इवन सॉइल तक यहाँ पर फ्रीज हो जाती है, इवन सॉइल तक फ्रीज हो जाती है। फिर उसके नीचे देखा टाइगा कॉनिफेरस, यहाँ पर समर में ऐसी कंडीशन होती है कि वेजिटेशन एग्जिस्ट कर पाता है। ये कितने डिग्रीज में, बिटवीन 70 एंड 60 डिग्रीज, बिटवीन 60 एंड 70 डिग्रीज क्या है, टाइगा कॉनिफेरस। टाइगा कॉनिफेरस कहाँ पर होता है, मेनली हमने देखा रशिया वगैरह में। ये किस काम में आता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज के। फिर हम बीच वाले में आ गए हमारा, फिर हमने देखा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर कैसी रहती है, ऑन शोर। अभी थ्रू आउट द ईयर ऑन शोर है तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, रेनफॉल। फिर हमने देखा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का जो लैटिट्यूड है, जिस हिसाब से उसको ठंडा होना चाहिए वो उतना ठंडा है नहीं। क्यों नहीं है ठंडा उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वार्म करंट, वार्म ओशियन करंट है जो टेम्परेचर को और क्लाइमेट को क्या करती है, मॉडरेट कर देती है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर्म ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, नॉट एज कोल्ड बिकॉज ऑफ वार्म करंट, वेरी अनरिलायबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंजिंग वेदर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, परमानेंट वेस्टर्ली। फिर इधर हमने देखा ये क्या था, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर भी क्या है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहता है, कोल्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट, बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट। फिर बीच में हमने देखा टेम्परेट ग्रासलैंड फॉर्म होती है। फिर बीच में हमने क्या देखा, टेम्परेट ग्रासलैंड इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन। टेम्परेट ग्रासलैंड का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। इसको स्टेप्स बोलते हैं इन रशिया, प्रेरीज बोलते हैं यूएसए और कनाडा में, पेम्पाज इन अर्जेंटीना, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड एंड हाई फेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। तो इस हिसाब से आज हमने क्लाइमेटिक रीजन एंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा और एक ब्रॉड फेजेस में पूरे क्लाइमेट को डिवाइड करने की कोशिश करी। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉजल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। कॉजल फैक्टर मीन्स क्या है, कॉजल फैक्टर्स मीन्स भाई कि इंडिया में थार डेजर्ट बनती है, या फिर अगर आप इंडिया का मैप देखें तो आप लोगों को पता होगा, वेट, लेकिन मैंने ये क्या था, ये मेरा एक ब्रॉड जनरलाइजेशन था। ब्रॉड जनरलाइजेशन इन द सेंस, ये मेरा एक ब्रॉड जनरलाइजेशन था। मैंने यहाँ पर कॉजल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, कि भाई आपको भी पता है यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है जिसको हम विदर्भा वगैरह बोलते हैं, विदर्भ जो रीजन है, यहाँ पर भी क्या है, ड्राई कंडीशन है। एक्चुअली यहाँ पर होना नहीं चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, बिकॉज ऑफ लीवर्ड इफेक्ट, लीवर्ड साइड में है ये, क्योंकि भाई माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है, पूरी रेनफॉल तो यहीं पर हो जाती है, और फिर इस साइड क्या हो जाती है, ड्राई विंड्स आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर विदर्भा टाइप का जो एरिया है वो ड्राई हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक ब्रॉड जनरलाइजेशन देखा है। इंडिया के केस में ज़रूरी नहीं है हर टाइप ऑफ क्लाइमेट एप्लीकेबल हो, बट इससे आप वर्ल्ड को मोर और लेस एप्लीकेबल कर सकते हैं, और एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9113912223 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।